राधे राधे, हरे कृष्णा। इस महीना ना, ये जो महीना है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि इस महीने में मुझे पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई थी। अर्थात इस महीने की 24 तारीख को मेरी बेटी का जन्म हुआ था। कैसे मेरी बेटी का जन्म हुआ था, मतलब कैसे मैंने, कितनी मुश्किल से मेरी बेटी का जन्म हुआ था, आज की मैं यही स्टोरी बता रही हूँ। और इस टाइम पे मैं पुणे शिफ्ट हो गई थी। जब मेरी बेटी मेरे पेट में आई थी तो मैं इस टाइम पे आके पुणे में शिफ्ट हो गई थी 4 महीने के बाद। और जब मेरी बेटी मेरे पेट में आई थी तो उसके बाद ही हमारी पहली, मतलब उससे पहले हमने बहुत जन्माष्टमी मनाई थी, लेकिन इस टाइम पे सिया हमारे पेट में थी। तो ये सिया जब हमारे पेट में थी, हमारे क्या मतलब मेरे पेट में थी, तो उसके बाद की ये पहली जन्माष्टमी थी। उसके बाद फिर पहली जन्माष्टमी मैंने बड़ी धूमधाम से बनाई, आप लोगों ने देखा होगा। इस समय भी सिया मेरे पेट में थी, मतलब पूजा पाठ करने की मैंने कोई भी लिमिटेशन नहीं छोड़ी थी। पहले हम लोग गाजियाबाद में रहे। गाजियाबाद में हमें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ नवरात्रों के दिनों के बाद, ठीक है ना। उसके बाद हम, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र, जैसे सिया पेट में आई मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र पुणे हो गया, वो पुणे आ गया और 4 महीने मुझे गाजियाबाद अकेले ही रहना पड़ा। और यहाँ पे मेरा जो दूसरा चैनल था जिसमें आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, इसका नोटिफिकेशन आ गया था कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है। और यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी कि मेरे पेट में बेटा है या बेटी है, मतलब सबको क्यूरियोसिटी रहती है। वैसे तो हमें पता था कि हमने राधा रानी से मांगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारी राधा रानी ही आने वाली है। लेकिन मेरे मन में भी थी कि राधा रानी आए, लेकिन फिर भी जो क्यूरियोसिटी रहती है ना, उसके लिए मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी प्लीज़ वीडियो बनाओ, प्लीज़ वीडियो बनाओ। तो ये मैंने जब वीडियो बनाया था उसके बाद का है। उसके बाद आया गणपति महोत्सव, और इस टाइम पे भी सिया मेरे पेट में थी। और मैंने आपको, मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने सारे फेस्टिवल बनाए प्रेगनेंसी के टाइम पे, और बहुत ज़ोरों शोरों से बनाए। बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, वॉर मीटिंग, 4 महीने अकेले रहना हस्बैंड से, 4 महीने क्या, स्टार्टिंग के महीने और फिर लास्ट में भी। करवा चौथ का मैंने 7वें महीने में, मेरा करवा चौथ का जो व्रत था वो 7वें महीने में पड़ा था। और पेट ना बहुत ज़्यादा तब तक निकल चुका था, काफ़ी ज़्यादा पेट निकल चुका था। और मैंने तब भी निर्जला व्रत रखा था। डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन मैंने फिर भी रखा था निर्जला व्रत, क्योंकि मेरा मन था, क्योंकि मुझे अपने बिहारी जी पे, भगवान जी पे पूरा भरोसा था कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। और फिर आई दिवाली, और दिवाली भी हमने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की थी। इस टाइम भी मेरी सिया पेट में थी। मतलब ये सारी यादें, सारी मोमेंट मैंने इस टाइम पे संभाल कर रखी हुई हैं कि मतलब एक एक चीज़ इंसान संभाल के रखता है ना, तो वो ये एक एक चीज़ मेरे पास संभाल के मैंने रखी हुई है ये दिवाली के टाइम की। और इस टाइम पे भी हम लोग पुणे में थे, लक्ष्मी पूजा करी हम लोगों ने। तब हम 2 ही थे, हमें नहीं पता था कि हमारे घर में इतनी शैतान बच्ची आने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा शैतान होने वाली है। जब सिया पैदा भी हुई थी ना, तब भी हमको ऐसा लगता था कि कितनी सीधी है। मेरे पापा कहते थे इतनी सीधी बच्ची है, इतनी सीधी बच्ची है, ना रोती है ना कुछ। लेकिन ये तो बहुत बड़ी शैतान निकली। यहाँ पे भी हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, क्योंकि हम एक एक मोमेंट कैप्चर करना चाहते थे। अब ये सिया का बर्थडे मंथ है, अर्थात इस महीने सिया का बर्थडे है, तो मैं एक एक मोमेंट दोबारा से जीना चाहती हूँ। इसीलिए मेरे को लगा कि मैं ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। और अब मेरा अलविदा करने का वक्त आ गया था, अर्थात ये लास्ट फोटो थी और लास्ट विजिट थी जो मैंने डॉक्टर को दिखाई। और उसके बाद फिर मैंने फ़्लाइट पकड़ी और मैं अकेले ही पहले दिल्ली आई। दिल्ली लड्डू गोपाल को साथ लेके आई थी। मेरे हस्बैंड की इतनी लंबा ऑफ नहीं मिल रहा था। 8वां महीना ख़त्म होते ही 9वें महीने में मैंने अपने डॉक्टर से लिखवाया फिट टू फ्लाई। मैं फ्लाई के लिए एकदम फिट हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को ना परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ पे मेरा सिल्वर बटन आ गया था और मैं फिर वृंदावन पहुँची। और वृंदावन में मैंने बनाई ये देव दिवाली वृंदावन में बनाई थी। और दिवाली मैं अपने पुणे वाले घर पे बना के आई थी। और देव दिवाली जब मैंने बनाई थी तो मेरे पिताजी भी वृंदावन में थे, क्योंकि वो महीने के अंत में 5-6 दिन के लिए आते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर की रिपोर्ट्स देख के मेरा माइंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उन्होंने मुझे बताया कि बच्चे के गले में एक नहीं, भाई ये तो हमें पता था सिंगल नाल है, उन्होंने बताया बच्चे के गले में 2 नाल फंसी हुई हैं। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई। मैंने कहा अब जो होगा वो देखा जाएगा, तो कम से कम जितने भी मंदिर हैं मैं वृंदावन के वो घूमना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने श्रीधाम वृंदावन के सारे मंदिर घूमे। मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन मैं मंदिर ना जाऊँ। उस टाइम पे मैं वहाँ पे अकेली थी। मेरी माता जी मेरे साथ, डिसीजन था कि मेरे को वृंदावन में ही रहना है और वृंदावन में ही बच्चा करना है। तो ओबियसली बात है, इतना पर्टिकुलर टाइम किसके लिए नहीं होगा, एक माँ ही होती है जो सब कुछ समझती है। मेरी माँ मेरे साथ थी और मैं अपनी माँ को लेकर, क्योंकि उस टाइम पे मैं भी बहुत तेज़ नहीं चल पाती थी, तो मम्मी भी इस टाइम पे तेज़ नहीं चल पाती, उनके घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है। तो अपनी माँ को लेकर मैं सारे मंदिर घूमती थी।
तो जो हमारा नीचे वाला सेवाड़ था उसमें ये लोग रुकने के लिए आए थे। ये लोग महाराष्ट्र से आए थे, तो उस टाइम पे हमारी वीडियो देखा करते थे, तो उनके साथ हम लोगों ने फ़ोटो वगैरह खिंचाई थी। इस टाइम पे भी आप देख रहे हो कि मेरे पैर पे कितनी स्वेलिंग आ रखी थी। उसके बाद एवरीडे, मैंने आपसे बोला ना कि एवरीडे मैं कोई ना कोई मंदिर जाती थी। ये मैं आई थी बाबा नीम करोली के मंदिर, जो कि अटल्ला चुंगी पर है। आप लोगों ने भी सुना होगा बाबा नीम करोली का मंदिर। अब जब ये बर्थडे मंथ चल रहा है ना, मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई। मैं कैसे घुमा करती थी, लेकिन मैं परिक्रमा के लिए तरसती थी। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं 9वें महीने में परिक्रमा करूं। मैं बोलती तो सबसे थी कि मैं परिक्रमा करना चाहती हूँ परिक्रमा, लेकिन मेरी ना खुद से हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अकेले परिक्रमा करके आ जाऊँ। और मम्मी की तो अभी पैरों में दर्द था, तो मम्मी मेरे को मना करती थी कि 9वां महीना चल रहा है, इसमें परिक्रमा नहीं कर सकती मैं। लेकिन मंदिर तो हर एक मंदिर घूमती थी। और इस टाइम पे ना मेरा बड़ा चटपटा सा खाने को मन करता था, तो वृंदावन के ये भरमा जो गोलगप्पे थे वो मेरे को खाना था। मैं मम्मी को भी खिलाती थी, मैं भी खाती थी। और ये मैं आई थी राधा रमन के मंदिर में। मैंने कहा ना एवरीडे में कोई ना कोई मंदिर जरूर आती थी, तो ये मैं राधा रमन के मंदिर में आई थी। फाइनली मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में पहुंची। मैंने 28 दिन तक मैं यहाँ पे रही थी वृंदावन में। मतलब रही तो मैं 1 महीना थी, लेकिन डिलीवरी से मैं पहले के टाइम बोल रही हूँ। डिलीवरी से पहले मैं 28 दिन तक वृंदावन में हर एक मंदिर मैंने घूमा है। हर एक मंदिर में मैंने मत्था टेका है। हर एक मंदिर में पैदल ही चल के जाती थी, क्योंकि मेरा बड़ा मन करता था कि मैं सारे मंदिर घूमूं, प्रसाद खाऊं। और उसी टाइम पे मेरे घर पे आए ये नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल। को पता है ना कि हम लोग अपना घर सेवार्थ में देते हैं, तो उसी सेवार्थ में पंजाब से कोई रहने के लिए आया था। तो उनके पास ना ये इतने प्यारे से लड्डू गोपाल ने इतनी प्यारे से जुगल जोड़ी सरकार थी, जिन्होंने मेरा मन मोह लिया। श्री कृष्ण जी को भी मैं देख रही थी, लेकिन मेरे मन में जो छवि बैठी ना, वो राधा रानी की बैठी। और मेरे मन में ये तभी ख्याल आया कि काश ऐसी राधा रानी मेरे घर पे भी आ जाए। और भगवान ने सेम टू सेम राधा रानी मेरे घर पर ही भेज दी। ये जब आए थे ना बच्चे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन मेरे घर पे आ गया हो, आज मेरा घर पवित्र होगा। वैसे तो वृंदावन धाम में घर है, तो ऑब्वियसली बात है अपने आप में ही पवित्र है। लेकिन जब ये दोनों जुगल जोड़ी सरकार मेरे घर पे आए थे ना, तो मुझे लग रहा था कि भाई पवित्र में भी पवित्र हो गया। जैसे कि गंगा मैया खुद से ही बहुत पवित्र है, लेकिन जब कोई पतिव्रता स्त्री गंगा मैया में स्नान करती हैं तो वो और भी पवित्र हो जाती हैं। तो ये मेरा मन में बहा रहे थे। और इनके साथ मैंने बहुत सारी सेल्फी ली थी, बहुत सारी फ़ोटो ली थी। मैं इनको अपने सीने में समाहित करना चाहती थी। मैंने कहा ना कृष्ण जी भी थे, लेकिन राधा रानी की छवि मेरे मन में बहुत भारी थी कि इनके होठ कितने छोटे से हैं, कितने प्यारे से हैं, इनके नेत्र कितने अच्छे हैं। ऐसा करके ना मेरे मन में बहुत ज़्यादा इनके प्रति जो अपनापन उभर रहा था। मुझे पता था ये किसी और के हैं और मुझे देने हैं, लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा था। उसके बाद मैं एक दिन एक और मंदिर के गई, जिसको भात रोड बिहारी का मंदिर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ कर दिया था। श्रीधाम वृंदावन में राधा कृष्ण नाम का एक मंदिर है, जिसको काले बाबू बोलते हैं। तो पूरा 1 महीना हो गया था वहाँ पे मैंने दिखाना प्रारंभ करा था। पूरा 1 महीना हो गया था, मेरे पिताजी दोबारा वापस आ चुके थे, क्योंकि मेरे पापा हर महीने आते हैं। तो जब मेरे पिताजी वापस आए तो मैं उनके साथ इस्कॉन टेम्पल गई। और इस्कॉन टेम्पल में हमने बहुत सारी उस टाइम पे फ़ोटो क्लिक करी, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करी। और फिर मेरे पिताजी मुझे लेके गए अनिरुद्धाचार्य जी की गौशाला के पास। गौशाला में लेके गए और साथ ही साथ अक्रूर धाम भी लेके गए। मैंने कहा ना 84 कोस में जितने भी धाम आते हैं और जो वृंदावन में स्थित थे, मैंने वो सभी के सभी देखे। के साथ मेरी ना गोद भराई की तैयारी भी चालू हो चुकी थी, जो कि 9वें महीने में होती थी। गोद भराई 5वें महीने में, 7वें महीने में या फिर 9वें महीने में होती है। एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि, मैंने कहा पापा मेरा परिक्रमा करने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरे को टॉयलेट पे कंट्रोल नहीं है। अभी प्रेगनेंसी में ना लू बहुत आती है, टॉयलेट बहुत आती है, तो आप लोग समझ सकते हो। तो मेरे पिताजी ने कहा तू चल मेरे साथ परिक्रमा करने। और मेरे पिताजी मुझे परिक्रमा कराने के लिए फर्स्ट टाइम लेके गए प्रेगनेंसी में। वैसे तो मैंने हज़ारों परिक्रमा करी हैं, सिया होने के बाद भी हमने बहुत सारी परिक्रमा कर ली, लेकिन प्रेगनेंसी में जो परिक्रमा करी थी उसका फल तो बहुत ही अलग था। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा डर रही थी, पता नहीं मेरी बेटी कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कैसे होगा। और मैंने प्रेगनेंसी के टाइम में यहाँ पे ना शौचालय मिले थे, 2 या 3 शौचालय हमें रास्ते में मिले थे। तो वहाँ पर मैंने टॉयलेट करी और पूरी, कभी मैं सेब खा रही थी, कभी कुछ खा रही थी। लोग दंडवत परिक्रमा भी कर रहे थे और मुझे अपना सब कुछ याद आ रहा था कि मैं कैसे दंडवत परिक्रमा किया करती थी। और यहाँ पे मनोकामना वाला कदम वृक्ष था, यहाँ पे आके मैं कुछ देर के लिए अवश्य बैठी थी और अपने पेट पे हाथ लगा के मैंने राधे राधे नाम का उच्चारण करना चालू करा था। परिक्रमा करते वक्त चेहरे पे थकान नहीं थी, एक अजीब सा ग्लो था।
वो ग्लो जो ना आप समझ नहीं सकते, मैं ही समझ सकती थी कि मैंने 1 महीने से 28 दिन से अपने दिल के अंदर समेट रखा था कि मैं वृंदावन जब भी होती हूँ तो परिक्रमा करती हूँ, और 28 दिन हो चुके हैं मैं मंदिर मंदिर घूम रही हूँ लेकिन मैं परिक्रमा नहीं कर पा रही। बिहार जी की कृपा से रास्ते में कोई हलवा का प्रसाद मुझे दे के गया था, मतलब ऐसा लग रहा था कि बिहारी जी ही परिक्रमा करा रहे थे। और फाइनली अब वो दिन आ चुका था जब मेरे हस्बैंड भी पुणे से आ चुके थे और मेरा डिलीवरी टाइम बहुत ज़्यादा नज़दीक आने वाला था। पुणे से आने के बाद जो ये हमारा सिल्वर प्ले बटन मेरे हस्बैंड ने भी फर्स्ट टाइम देखा, और वो सिल्वर प्ले बटन के साथ वो थे। और इस टाइम पे मेरी हुई गोद भराई। मेरी गोद भराई 9वें महीने में हुई। मेरे मायके में गोद भराई नहीं होती है और मेरे ससुराल में भी गोद भराई नहीं होती है। लेकिन शादी से पहले ही मैंने जब ये गोद भराई की रस्म सुनी थी तब मैंने अपनी मम्मी से बोला था जब मेरी शादी हो जाएगी ना और जब मेरे बच्चे होंगे, देखिए मेरे को शादी से लेकर बच्चे तक लेकर 2 ही ख्वाहिश थी। एक तो मेरे को अपनी एंगेजमेंट रिंग जो थी वो मेरी को 1 लाख से ऊपर की लेनी थी, वो ख्वाहिश भी मेरे हस्बैंड ने पूरी करी। मेरी एंगेजमेंट रिंग 1,10,000 रुपये मेरे हस्बैंड ने दिए, बाकी 65,000 रुपये मेरे पिताजी ने दिए, और मेरी एंगेजमेंट रिंग बनी 1,75,000 रुपये की। दूसरी जो मेरी ख्वाहिश थी वो ये थी कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मेरी गोद भराई जरूर और ज़रूर होनी चाहिए, और ये सिस्टम भी भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पूरा हुआ। मेरे पिताजी ने गोद भरवाई और बहुत धूमधाम से गोद भराई का प्रोग्राम जो था वो संपन्न हुआ, बहुत धूमधाम से। हमें नहीं पता था इस टाइम तक भी कि बेबी बॉय होएगा बेबी गर्ल होएगी। हम लोगों ने एक जैसे कपड़े पहने थे, और ये मेरी सासू माँ भी आ चुकी थी उस टाइम पे। मेरे ससुराल में भी गोद भराई नहीं होती, तो अब हमें पता नहीं था कि बॉय होगा, लेकिन गोद भराई में भी भगवान जी ने हमें हिंट दिया था कि तुम्हारी बेटी होने वाली है। वो हिंट कैसे दिया था? गोद भराई में हमने केक काटा था, और जो हमने केक काटा था ना वो गलती से वो केक हमारा गर्ल्स वाली तरफ कट गया था। गर्ल्स वाला पिंक होता है और बॉयज़ वाला ब्लू होता है, तो वो केक हमारा सबसे पहले जो कटा वो गर्ल्स वाली तरफ कटा, और मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कहा हमारे को बेबी गर्ल होने वाली है। उसी टाइम पे मैंने बोला था। और ये मेरी भाभी आई थी, मेरी भाभी की बहन आई थी, उस टाइम पे मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट थी, और गोद भराई में यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह करा रही थी, ये क्योंकि मुझे नहीं पता था डिलीवरी कभी भी हो सकती थी। 9वां महीना चल रहा था, मतलब 9वां महीना पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद 9 दिन ख़त्म हो गए। ये देखो यहाँ पे मैं हंस रही हूँ क्योंकि गर्ल्स वाली तरफ केक कट गया है, मेरा हाथ गर्ल्स वाली तरफ पे चला गया था। उसके बाद मैं हाथ धोने गई थी, यहाँ पे मैं मेरे फूफा जी भी आए थे, पंजाबन आंटी भी आई थी, तो बहुत धूमधाम से हमने गोद भराई का सेलिब्रेशन किया। माँ बाप जो होते हैं ना यार, वो बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेरे मम्मी पापा ना मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी हैं, शादी से पहले भी, शादी के बाद भी। आज जब मैं माँ बन गई ना, पता नहीं क्यों मेरे को वीडियो में वॉइस ओवर करते करते भी रोना आ रहा है। आज जब मैं माँ बन गई ना तब मुझे समझ में आता है कि मेरे मम्मी पापा ने कितना मेरे लिए किया है कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं करती हूँ, नहीं कर सकती। बहुत किया है मेरे माता पिता ने। तो बहुत अच्छी तरीके से मेरी गोद भराई का जो सेलिब्रेशन था बहुत सुंदर तरीके से हुआ। उसके बाद मैंने दूसरी परिक्रमा करी, और वो अपने हस्बैंड के साथ करी। कहाँ मैं एक परिक्रमा करने के लिए भी डर रही थी, कहाँ मेरी दूसरी परिक्रमा भी 9वें महीने में हो गई। और मैंने अपने डॉक्टर से कंफर्म करके बोला था कि मैं परिक्रमा कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ। यमुना मैया थी, लड़कियाँ नाव में नहीं बैठती, नदी पार नहीं करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। तो सभी लोग गोद भराई में जो लोग आए थे अर्थात मेरे मायके वाले ही आए थे। ससुराल से मेरी सास थी जो कि मेरे हस्बैंड ने लेके आए थे, बाकी मेरे ससुराल से कोई भी नहीं आया था। वहाँ पे गोद भराई होती नहीं है इसलिए कोई भी नहीं आया। उसके बाद दोबारा एक दिन मैंने चेकअप कराया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, लेकिन बेबी नीचे आ ही नहीं रहा था। डॉक्टर ने बोला था, देखो मेरे को शुरू से ही ये बोला गया कि आपके ऑपरेशन होएगा। फर्स्ट मंथ से ही ऑपरेशन के लिए बोल दिया क्योंकि प्लेजेंटा बहुत नीचे था। उसके बाद फिर 5th मंथ में पता चला बच्चे ने गले में नाल फंसा रखी है। गाजियाबाद वाले डॉक्टरों ने, पुणे वाले डॉक्टरों ने, वृंदावन वाले डॉक्टरों ने, सब ने ही यही बोला था कि ऑपरेशन ही होएगा। और आप लोगों को पता है मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। मेरे मन में दृढ़ संकल्प था कि मेरे को नॉर्मल करनी है। डॉक्टर भी हार गए। अगर आप हिम्मत करो तो आपके आगे डॉक्टर भी हार जाते हैं, ये प्रमाण हूँ मैंने सभी डॉक्टरों को झूठा साबित कर दिया।
मेरे पुणे वाली डॉक्टर जो कि बहुत एक्सपीरियंस वाली थी, उन्होंने भी बोला था कि ऑपरेशन ही होएगा। मेरे गाजियाबाद वाले डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन होएगा। मेरी वृंदावन वाले डॉक्टर ने भी बोला था ऑपरेशन ही होएगा। मैं पागल बाबा के मंदिर में आई थी और पागल बाबा के मंदिर में मेरे कुछ सब्सक्राइबर मिले थे, फिर उनके साथ हम लोगों ने फोटो खिंचाई थी। पागल बाबा के मंदिर को ये वरदान है या फिर श्राप समझ लीजिए कि वहाँ पे हमेशा ही काम चलता रहता है। अब मेरे मन में बहुत था कि मेरे हस्बैंड से मैंने बोला कि मुझे ना बरसाने घुमा दो, राधा रानी के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा पागल हो गई तुम, राधा रानी के दर्शन करा दो, इस टाइम पे कैसे जाओगी तुम, पूरा टाइम चल रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने बोला नहीं, आप बस मुझे एक बार राधा रानी के दर्शन करा दो, मैं एक बार राधा रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब वो मेरी जिद के आगे हार गए और वो मुझे लेके गए राधा रानी के। मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब शौक थे कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। 9वें महीने में मैंने 3 परिक्रमा करी थी। 9वें महीने में मैं कंटिन्यू 2 से ढाई घंटे तक वॉक करती थी। 9वें महीने में मैं एवरी डे कोई ना कोई मंदिर अवश्य और अवश्य जाती थी। 9वें महीने में मैं राधा रानी के मंदिर में गई और जब मैं राधा रानी के मंदिर में गई ना, ये समझ लीजिए बस ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी क्षण हमारी बेटी हमारे पास आ सकती है। बहुत सारा श्रृंगार का सामान लेके गई थी, साड़ी लेके गई थी। सारा श्रृंगार का सामान और साड़ी जो है वो मैंने चढ़ाया। साथ ही के साथ ना मैंने अपने मेरी सासू माँ से इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, तो फिर मैंने अपनी बुआ के बच्चों को बुला लिया था ताकि वो काम मैनेज कर पाएँ। ये मेरी बुआ की दोनों लड़कियां हैं, क्योंकि मेरी मम्मी से इतना ज़्यादा काम होता नहीं है तो ये मैनेज कर पाएँ। मेरी सासू माँ भी मेरे पास ही रहने लगी थी उस टाइम पर, क्योंकि प्रेगनेंसी का पूरा टाइम चल रहा था। और मेरी मम्मी जो थी वो चली गई थी, क्योंकि मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट थी और उनका भी पूरा का पूरा टाइम चल रहा था। मैं और मेरी भाभी हम दोनों ही सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हुए थे। करेक्ट 1 महीने का गैप था। मेरी बेटी 24 तारीख को हुई है और उनकी बेटी भी 24 तारीख को हुई। बस मेरी बेटी दिसंबर में हुई, उनकी बेटी जनवरी में हुई। राधा रानी के मंदिर में आके मैं बहुत खुश महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब मैंने सारे तीर्थ धामों के दर्शन कर लिए हों। राधा रानी के मंदिर में आके मैं नाची भी और उसके बाद नेक्स्ट डे मैं दोबारा से पहुंच गई ये राधा वल्लभ के मंदिर में। मतलब मेरा मन नहीं मानता था, मैं घूमती रहती थी। घर के सामने गाड़ी खड़ी थी और गाड़ी के ऊपर बंदर कैसे उछल कूद करते रहते हैं ये वृंदावन में हर किसी को पता ही होगा। तो ये बंदर गाड़ी के ऊपर उछल कूद कर रहे थे। और एक दिन मैं शाम को पहुंची मंदिर, कांच वाले मंदिर। तो कांच वाले मंदिर मैंने कहा चलो मेरे को कांच वाले मंदिर के भी दर्शन करा दो। फिर मैं माँ शक्तिपीठ चामुंडा माता का मंदिर है श्रीधाम वृंदावन में, वहाँ पे भी पहुँची और उसके बाद चामुंडा माता के मैंने दर्शन किए। मैंने आपसे कहा ना, मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई भी मंदिर छोड़ा हो। पूरी प्रेगनेंसी में मैंने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन करे। एक दिन मैं रात को परिक्रमा के लिए अपने हस्बैंड के साथ दोबारा चली गई और जब मैंने परिक्रमा करी और उसके बाद रास्ते में पड़ा बाबा नीम करौली का मंदिर और मैंने बाबा नीम करौली को भी मत्था वत्था टेका। और उसके बाद मेरे साथ जब मेरी मम्मी जी और मतलब सासू माँ और पंजाबन आंटी भी आई थी, वहीं पे आगे एक हनुमान जी का भी मंदिर बना था जो कि नया बना था और मैं प्रथम बार ही इसमें गई थी, जिसमें हनुमान जी के 5 भाई भी थे। तो ये हनुमान जी का मंदिर था। हनुमान जी की छवि बहुत सुंदर थी। छुट्टी का टाइम भी खत्म होने वाला था, लेकिन सिया जो थी वो मेरी बेटी, वो पैदा होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में मैंने उनसे बोला कि मुझे गोकुल भी घुमा दो। उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे गोकुल लेके गए। गोकुल में बहुत सारे हिरन को हमने बाजरा खिलाया और गोकुल में बहुत दर्शन करे। और इस टाइम पे आप देख रहे हो कि मेरा पेट पूरा आखिरी टाइम चल रहा था, एकदम कभी भी कुछ भी हो सकता था। 9 महीने क्रॉस हो चुके थे जब मैं गोकुल घूमने आई ना। हाँ, तब 19 तारीख थी, ठीक है। 9 महीने पूरे क्रॉस हो चुके थे और उसके बाद 9 महीने क्रॉस होने के बाद 20 तारीख को मैं इस्कॉन टेम्पल गई और मेरा बड़ा मन था। इस्कॉन टेम्पल में लड्डू मिलते हैं बालाजी वाले, वो खाने के। और मैंने इस्कॉन टेम्पल में बालाजी वाले लड्डू खाए और उस टाइम पे मुझे पेट में हल्का हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मेरे को हल्का हल्का सा दर्द महसूस हो रहा है। मेरे हस्बैंड कहा जल्दी से घर चलो। मैंने कहा नहीं, जल्दी से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेन बहुत ज़्यादा लाइट है। मैंने कहा पेन बहुत ज़्यादा लाइट है। इस्कॉन टेम्पल से मेरे दर्द स्टार्ट हुए और उसके बाद मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में गई और उसके बाद फिर मैं पैदल ही अपने घर पे पहुंची। पूरी रात दर्द होता रहा, हल्का फुल्का दर्द था। ये था इस्कॉन टेम्पल। और 21 तारीख को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। 21 तारीख को हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 22 तारीख को अमावस्या थी, मेरे को बच्चा नहीं चाहिए था। मैंने डॉक्टर से बोला
कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करो, और ओबियसली बात है आपको पेन बढ़ाने के इंजेक्शन नहीं लगाने, अगर हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पेन बढ़ाने के इंजेक्शन नहीं लगाने हैं। डॉक्टर ने भी सेम किया। 23 तारीख को 4 बजे अमावस्या ख़त्म थी। डॉक्टर ने कहा अब ठीक है, मैंने कहा हाँ अब ठीक है, और जब 4 बजे अमावस्या ख़त्म हुई तो मेरे को पेन बढ़ाने के इंजेक्शन लगाए गए, और उसके बाद भगवान ने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बर्थडे का महीना था, सब कुछ याद आ गया। राधे राधे, हरे